में जयराम महतो कह रहे हैं कि अनूप सिंह तो कोयला चोर हैं और ये संविधान में प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब एक कोयला चोर पर के पास भी 12-12 बॉडीगार्ड उनके होते हैं। पहले तो क्या रिएक्शन है आपका इस पूरी बातचीत पर और इस पूरे आरोप पर, और कोयला चोर एक जनप्रतिनिधि को कहा गया, इसको लेके आपके पास क्या जवाब? मैं ऐसे कीचड़ पर पत्थर मारकर बेरमो पर उस कीचड़ का छींटा नहीं पड़ने देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर बेरमो पर छींटा पड़ा तो बेरमो का जो वातावरण है वो खराब होगा, और जितने भीतरी लोग उनके साथ हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं। और वो जो भीड़ आप देख रहे थे ना, वो बेरमो विधानसभा की भीड़ नहीं थी, वो गोमिया से लाई हुई भीड़ थी, वो टुंडी से लाई हुई भीड़ थी। तो भी जहां जहां जयराम जा रहे हैं, जयराम महतो लगातार कह रहे हैं कि भाई अनूप सिंह की सम्मति एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, कोयला से उनका धंधा आता है। ये इस तरह के व्यक्तिगत आरोप हैं, क्या कहेंगे? ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये वही बात बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आ रहा, वे तो कह रहे हैं कि भाई 55,000 वोट लेके आए हैं हम, और इस बार 55,000 वोट लेके आए हैं। हाँ, 98,000 वोट मेरे को आया था, तो 55,000 में जीत जाएंगे। इस बार के चुनाव में ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन है? मतलब रविंद्र पांडे हैं या फिर जयराम महतो? मतलब फसल किनके साथ है? रविंद्र पांडे तीसरे नंबर पर। स्थिति ये हो गई है कि वोटर भी कंफ्यूज्ड हैं और लोग बता रहे हैं कि नेताजी भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या स्थिति है? मतलब नींद आ रही है? 2 तो बज गए ऐसे ही। आकाश भाई, हाँ, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हुआ, मेरे पिता का कुर्सी है, हाँ। और दावे के साथ बोलता हूँ चुनाव जीत रहा हूँ। शुरू करें? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। मैं इस वक्त एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की सीट पर हूं। मैं इस वक्त राज्य के 6 बार के विधायक, इसी बेरमो के 6 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री राजेंद्र सिंह की सीट पर हूं। मैं अगर कहूं कि बेरमो ये वो सीट है जहां से राजेंद्र सिंह जैसे बड़े शख्सियत के बेटे अनूप सिंह पहली बार विधायक बनकर यहां दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये सीट बेरमो ही है। बेरमो की अलग अलग पहचान रही है। कहते हैं कि राजीव गांधी का इस सीट पर खूब लगाव रहा। खास करके इस इलाके में राजीव गांधी 3 बार आए। 3 बार तब आए जब यहाँ से सरफराज अहमद गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। लगभग 85 की बात है। तब ये भी कहा जाता है कि तब वे आए और यहाँ के इंटक के बड़े बड़े नेताओं से, कोयले के श्रमिक यूनियनों की राजनीति करने वाले नेताओं से तब वे मुलाकात किया करते थे। बेरमो ये वही सीट है जहाँ के 6 बार के विधायक राजेंद्र सिंह कभी भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाया करते थे। इतनी मजबूत सीट है बेरमो की सीट। बेरमो की सीट पर राजनीति इसलिए इस बार की दिलचस्प हो गई है क्योंकि यहाँ पे अनूप सिंह वर्सेस 5 बार के गिरिडीह के सांसद रविंद्र पांडे वर्सेस पहली बार लोक विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे जेएलकेएम के प्रत्याशी जयराम महतो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि तीसरे खेमे के आने से यहाँ मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो गया और त्रिकोणीय समीकरण इस बार बन रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप सिंह हैं। पहली बार के विधायक हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बिना पर भी आज हम ये बातचीत करेंगे क्योंकि कल जब ये वीडियो आप लोगों के समक्ष आएगा तब तक पहले अखबार के पहले पन्ने पर आपको अनूप सिंह यानी कि जयमंगल सिंह वर्सेस जयराम महतो की कुछ कहानियां अलग अलग पैराग्राफ में आपको सुनने, जानने और पढ़ने को मिलेंगी। क्या मुद्दे थे, क्या बात हुई और किस तरह की घटनाक्रम आई हैं बेरमो से, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 2 बजने को हैं और आप अब से आधे घंटे पहले पहुंचे हैं। क्षेत्र में लगातार यात्रा कर रहे हैं। क्या इनपुट है, घूमकर क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, ये चुनाव का वर्ष ज़रूर है, लेकिन मेरा रात में 1:30 बजे 2 बजे घर आना, हाँ। ये कोई चुनावी प्रचार का समय नहीं है। ठीक है। मैं हमेशा ही से विधायक बनने के बाद, और जी आप फिर ये कह सकते हैं कि जब से मेरे पिता का तबीयत खराब हुआ था, तब से मैं जब सुबह जनता दरबार करके निकलता हूँ तो अक्सर मेरे को रात में 1 बज ही जाता है, 2 बज ही जाता है घर आते आते। कह रहे रात तो भले बच जाता हो लेकिन गला जो फंसा है इसका असर तो है कि भाई चुनाव का असर साफ साफ दिख रहा है ना। निश्चित तौर पर क्योंकि हम जैसे लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हाँ, क्योंकि हम विकास के मुद्दे गिनाते हैं। हाँ, हम जैसे लोगों को
ज़्यादा लोगों के बीच में भाषण देनी पड़ती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एक रहना सिखाते हैं। हम जैसे लोगों को ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूक करना पड़ता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं और उसमें बोलना ज़रूर पड़ता है और विभिन्न जगहों पर बोलना पड़ता है। जिनको हिंदुस्तान को बांटना होता है उनके के लिए एक फेसबुक है, जिनको हिंदुस्तान को तोड़ना होता है उनके के लिए एक ट्विटर है, और जिनको हिंदुस्तान को जलाना होता है उनके के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंच है, जयराम महतो के पार्टी का मंच। अब हम कट्टू आते हैं, चूंकि आपने जयराम महतो का जिक्र कर ही दिया है। आज जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से उसके रील्स लगातार एकदम कट रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं और कई चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें जयराम महतो कह रहे हैं कि अनूप सिंह तो कोयला चोर हैं। और ये संविधान में प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब एक कोयला चोर पर के पास भी 12-12 बॉडीगार्ड उनके होते हैं। पहले तो क्या रिएक्शन है आपका इस पूरी बातचीत पर और इस पूरे आरोप पर, और कोयला चोर एक जनप्रतिनिधि को कहा गया, इसको लेके आपके पास क्या जवाब है? ये जयराम महतो की मानसिकता है, जो वो बौखलाहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति को वो कोयला चोर बोल रहे हैं, पहला बात कि मेरे ऊपर एक भी कोयला चोरी का केस नहीं है। दूसरा बात कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप एजेंसीज ने मेरे घर पर रेड कंडक्ट करके देख चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला। और जिसे वो कोयला चोर बोल रहे हैं, शायद उसी के पिता ने हिंदुस्तान के कोल कर्मियों का संविधान लिखा है, जिसके आधार पर आज भी कोल इंडिया चलती है। और जिसे वो कोयला चोर बोल रहे हैं, उसके पूरे हिंदुस्तान में सिंगल यूनियन का सबसे हाईएस्ट मेंबरशिप का मैं प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ। और जिसे वो कोयला चोर बोल रहे हैं, उसे शायद मालूम नहीं है कि मैं पैन इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, टाटा का। तो ये आरोप कैसे लग रहा है? मतलब एक तो वे जहां जहां जयराम जा रहे हैं, जयराम महतो लगातार कह रहे हैं कि भाई अनूप सिंह की संपत्ति एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, कोयला से उनका धंधा आता है। ये इस तरह के व्यक्तिगत आरोप हैं, क्या कहेंगे? ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये वही बात बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मतलब जयराम महतो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम? सच्चाई है, जैसे ओवैसी थी वैसी ये बी टीम है। इनका काम है लोगों को बरगलाना, और ये झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे बॉडीगार्ड्स ने उनको प्रणाम किया कि हम ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा एक एक बॉडीगार्ड मेरे परिवार से बढ़कर, और एक एक बॉडीगार्ड को 10-10, 12-12 साल मेरे साथ हो चुके हैं। जयराम महतो जी शुक्र मनाए कि चुनावी वर्ष था और अनूप सिंह पुराना वाला अनूप सिंह नहीं है जब उसके पिता जीवित थे। आज अनूप सिंह के पिता जीवित नहीं है तो अनूप सिंह को पूरे बेरमो का ख्याल रखना पड़ रहा है। अगर अनूप सिंह का पिता जीवित आज रहता तो जयराम महतो को पता लग जाता कि अनूप सिंह कौन है। ये खुला चैलेंज है क्या? ये खुला चैलेंज है कि आज मेरे पिता जीवित नहीं है और मेरे को पूरे बेरमो को एक करके रखना है। इसीलिए जयराम महतो आज इतनी बातें बोल पा रहे। नहीं तो आज अगर मेरे पिता जीवित रहते और मैं विधायक नहीं रहता तो अनूप सिंह को पता लग जाता, जयराम महतो को, कि अनूप सिंह कौन है। अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद उनके समर्थक कहेंगे कि ये जब भीतरी लोग जब युद्ध छेड़ते हैं तो बाहरी लोगों का रिस्पांस ऐसा आता है। लोग कह रहे हैं कि इस बार मालूम ही नहीं है फिर। आकाश जी, नहीं, मुझे मालूम है, मतलब ये बात अपने ना मैं भीतरी हूँ ना मैं बाहरी हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और जितने भीतरी लोग उनके साथ हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं। और वो जो भीड़ आप देख रहे थे ना, वो बेरमो विधानसभा की भीड़ नहीं थी, वो गोमिया से लाई हुई भीड़ थी, वो टुंडी से लाई हुई भीड़ थी, वो डुमरी से लाई हुई भीड़ थी। मैं भी बेरमो ही की जनता बीच में रहता हूँ, मैं सभी को पहचानता हूँ। 2-3 गिने लोगों से बेरमो की जनता का आप समर्थन नहीं ले लेंगे। ये क्यों ऐसा होता है कि रह गई बात भीतरी की, तो उनको समझना आना चाहिए कि रामविलास स्कूल उनके परदादा के नाम पर नहीं बना, मेरे परदादा के नाम पर बना। और उनको सफाई देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं 1932 का हूँ कि 1908 का हूँ। मेरे को इतना मालूम है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और 1908 वाले भी हिंदुस्तानी है, 1932 वाले भी हिंदुस्तानी है, 1965 वाले भी हिंदुस्तानी है, 1985 वाले भी हिंदुस्तानी है।
जब अस्पताल आप जाइएगा जी इलाज कराने, जी और जयराम मातो तो बहुत बार गए हैं, तो इलाज कराते वक्त डॉक्टर से खतियान मांगे थे क्या कि किससे इलाज करा रहे हैं? जयराम मातो जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, खाली लोगों को बरगलाने की बात बोलते हैं, और उनके साथ कौन बचा आज के डेट में? कमलेश मातो छोड़ के चला गया, गुना मातो छोड़ के चला गया, आपको रिजवान क्रांति छोड़ के चला गया, कौन बचा है? उनके बारे में सबको मालूम है। ये क्यों ऐसा होता है कि बेरमो का एक तरह से इतिहास ही इस तरीके का रहा है कि जब जब खास करके ये बेरमो की सीट हो गई, बोकारो की सीट हो गई, धनबाद की सीट हो गई, तो जब जब यहाँ लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, तब तब ये बाहरी बनाम भीतरी का एक नैरेटिव यहाँ पे शुरू किया जाता है। ये मतलब इसका एक तो प्रभाव क्या है और इसका ये क्या फायदा होता है विरोधियों में या फिर जो प्रत्याशी होते हैं? कोई प्रभाव नहीं है। हाँ सिंपल सा कैलकुलेशन है। हाँ हिंदुस्तान को मुगलों ने बांटा, हाँ राज किया। हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने बांटा, फूट डलवाया, राज किया। हाँ हिंदुस्तान को बीजेपी ने बांटा, फूट डाला, राज किया। उसी पैटर्न पे जयराम मातो आए फूट डाल के राज करने के लिए, और कोई मुद्दा नहीं है। आप मेरे साथ चलिए ना, या फिर कल आइए सुबह। इतने लोग हैं जो जयराम मातो के जाति से आते होंगे और उनका वोट जीवन में जयराम मातो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा चुनाव होता है उतना व्यक्तिगत चुनाव होता है। अच्छा ये जयराम मातो का संस्कार था जो आज उन्होंने दर्शाया है। मतलब जयराम मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बताएं, मतलब चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत चंद हिस्सों में लोगों तक पहुंचा और बहुत भ्रम की स्थिति भी है कि क्या हुआ। कई जगहों पर चूंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं तो कई लोग जानते हैं क्या हुआ, स्थितियां क्या थी। क्या आप भी प्री प्लान थे कि भाई उस रास्ते में जाके इनको डिस्टर्ब करना है? बात तो एक बात बता दूं, बेरमो में बहुत लोग चुनाव लड़े। बेरमो में जगन्नाथ मातो जी भी रहे, लालचंद मातो जी भी रहे, रविंदर पांडे जी भी रहे, रमाधार सिंह रहे, सफ़ी खान जी रहे, रामदास बाबू रहे। लेकिन जब जब लोगों ने चुनाव लड़ा है, मधुसूदन सिंह जी रहे, जब जब लोगों ने चुनाव लड़ा है, चुनाव के बाद एक भाईचारे का, और चुनाव के दौरान भी एक भाईचारे का जो हम लोग ने एक माहौल बरसों से हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसको आज भी कायम रखा है, चाहे मैं और बाटुल जी क्यों ना लड़े। ये पहले व्यक्ति आए हैं जिनको ना किसी को दूसरे को इज्जत देने आता है, ना किसी के उम्र का लिहाज करना आता है, ना किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, ना किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। जो खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर ले, आज भाषण में बोल रहे हैं कि भैया वो प्रत्याशी है, विधायक है, विधायक का प्रत्याशी है, मैं सीएम का प्रत्याशी हूँ। और ये भी कहा कि आप एक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो दो विधानसभा। भैया 2 विधानसभा चुनाव लड़ने से क्या आप सीएम के प्रत्याशी हो जाइएगा? सीएम के प्रत्याशी लाने के लिए आपको 40 सीट चाहिए, आपको 1 सीट नहीं आ रहा है, आप सीएम से बात कर रहे हैं। और सीएम के लिए ना सबका साथ, सबका जात और सबका विकास चाहिए, सबका समाज चाहिए, सबकी जमात चाहिए। अनुप जी, आप कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आ रहा है, वे तो कह रहे हैं कि भाई 55,000 वोट लेके आए हैं हम, और इस बार 55,000 वोट लेके आए हैं। हाँ 98,000 वोट मेरे को आया था, तो 55,000 में जीत जाएंगे। इस बार हो सकता है कि चूंकि अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद कह रहे हैं कि भाई क्रेज मेरा और बढ़ा है, लोग समर्थक और बढ़े हैं। क्रेज और घटा है। जो उनके साथ कैटर बेस नेता थे वो चले गए। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे में राजेंद्र सिंह जी का संस्कार था, मेरे को बेरमो को शांत रखना था, इसलिए अनूप सिंह आज चुप रहा। मैं बस इतना जानता हूँ। और वो जयराम मातो का संस्कार है, और जयराम मातो की गंदी सोच है कि वो हिंदुस्तान को बांटने में लगे हुए हैं। और ये करके जयराम मातो किसी और को गाली नहीं दे रहे, सीधे बाबा साहब को गाली दे रहे, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदुस्तान बनाया है, हिंदुस्तान का संविधान बनाया है। आप उसे बांटने वाले नहीं होते। नहीं तो प्रधानमंत्री जी 370 सीट लाकर बोलते कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री आजीवन रहूँगा, अब कोई लोकसभा की चुनाव नहीं रहेगी। बहरहाल आपने बोला हुआ गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा कार्यक्रम तेजस्वी यादव जी के साथ गांगजोरी बरमसिया गांव में था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी रैली कहाँ से जा रही है। मैं अपने तेतरिया डी आवाज़ से निकला और पीछे वाले रास्ते को मैंने यूज़ किया। उस रास्ते पे जा के पता चला कि जयराम जी का कारकेट जो है, मतलब उनकी जो रैली है, वो चौक पर पहुंच गई थी। चौक पर मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर का चौक कवर था। तो मैंने अपने गार्ड्स को बोला वॉकी टॉकी पे कि भैया आप लोग साइड से निकल जाओ, हमें लेफ़्ट जाना है। उनको अभी आने में 100 मीटर की दूरी पे। हम जब निकलने लगे, बहुत जगह थी वहाँ पे, बहुत जगह थी।
हम निकलने लगे तभी मेरी एक गाड़ी जैसी ही आगे बढ़ी, उन लोग ने गाड़ी को रोका। गाड़ी को रखा तो जो मेरे गार्ड थे वो जंप आउट हुए गाड़ी से और उन्होंने गाड़ी को पार कराया। जब मैं पार हो गया, मतलब मेरी गाड़ी पार हुई, फिर मेरी तो लोगों का हूटिंग चालू हुआ, बाहरी भागो, बाहरी भागो, यहाँ से बाहरियों का कोई लेना देना नहीं है, झारखंड से सबको भगा देंगे, बाहरियों को काट देंगे। लोग नारा लगाने लगे कि चुनाव के बाद एक भी बाहरी बेरमो में नहीं बचेगा, ये नारा लगाने लगे। और आपने वीडियो में देखा भी होगा जो रिजवान ने कैरी किया है, लोग हूटिंग कर रहे हैं, तो हूटिंग में इसी बात को बोल रहे थे कि बाहरियों को यहाँ से काट कर फेंक देंगे, बाहर भेज देंगे। तब मैंने हंसते हुए रिएक्ट भी किया है उस वीडियो में। मैंने हंसते हुए बोला कि ना चल तो। अच्छा। तो जब हम वहाँ से निकल गए तो इस तरफ रिजवान बैठे हुए थे। अब मेरे को लगता है कि जयराम की नज़र पड़ी होगी रिजवान पर, या रिजवान के गाड़ी की नज़र पड़ी, रिजवान की गाड़ी पर नज़र पड़ी होगी। तो रिजवान को जैसे लोगों ने देखा और ज़्यादा वो रिएक्ट करने लगे। लेकिन हम वहाँ से निकल गए। मेरी पीछे की 4 काटकेट गाड़ी जो पुलिस की गाड़ी थी, वो मेरी पर्सनल, मेरी यूज़ करने वाली गाड़ी नहीं, उसमें फोर्स बैठती है। अब फोर्स बैठकर जाने लगी। फोर्स बैठकर जब जाने लगी तब जाकर मुझे पता चला वॉकी टॉकी पे कि उन गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया। वो फोर्स हैं, उनका काम है मुझे कवर करना, तो वो अपने निकलने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी है तो दे आर ऑथराइज्ड टू यूज़ द सायरन, तो वो सायरन यूज़ कर रहे थे। अब सायरन यूज़ करते करते वो जयराम उनको करीबन, मेरे को लगता है कि आधे किलोमीटर तक उन्होंने पास नहीं दिया। अब हम घुस के बरमसिया में सभा कर रहे हैं, एक बरमसिया का रूट ये, एक बरमसिया का रूट ये। जयराम खुद को इस रूट से ले जाते हैं, बल्कि ये रूट नहीं था उनका ये रूट था। उनको पता लगता है मैं गांव में हूँ, वो निकालते। तब तक हम गांव से सभा करके मुखिया जी के घर से निकल गए थे, और यहाँ पर जयराम सामने से दूसरे लोगों को ब्लॉक करवाते हैं, और फिर हूटिंग चालू होती है, फिर गाली गलौज चालू होती है, फिर रिजवान को अपशब्द कहा जाता है, रिजवान के लोगों को अपशब्द कहा जाता है, उनके कौम के बारे में बहुत भद्दी भद्दी गाली दी जाती है, मेरे परिवार, मेरे पिता के बारे में कहा जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं शांत इसलिए रहा क्योंकि मुझे बेरमो को शांत रखना था। जिस दिन अनूप सिंह को बदला लेना होगा ना, उस दिन अनूप सिंह अकेले काफ़ी है। लेकिन मैं ऐसे कीचड़ पर पत्थर मारकर बेरमो पर उस कीचड़ का छींटा नहीं पड़ने देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बेरमो पर छींटा पड़ा तो बेरमो का जो वातावरण है वो खराब होगा, बेरमो का जो प्यार का एक संबंध है वो खराब होगा। और किसी जयराम मातो ने आकर यहाँ पे संबंध नहीं बनाया, यहाँ पे संबंध लालचंद मातो जी ने बनाया, यहाँ पे संबंध जगन्नाथ मातो जी ने बनाया, यहाँ पे संबंध शिवा मातो जी ने बनाया, यहाँ पे संबंध बादबाकी लोगों ने बनाया, जो अपने आप को मातो भी कहते हैं, और वो है भी, क्योंकि मातो प्यार से लोगों से संबंध रखता है। ठीक बात। ये तो पूरी घटनाक्रम है, लेकिन अब थोड़ी बातचीत हम लोग जो चूँकि महज 2 दिन में अब चुनाव होने हैं, समय बहुत कम बचा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार टाइट हो गया है मुकाबला। मतलब जो वोटर है वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी जीत रही है कि नहीं जीत रही है। स्थिति ये हो गई है कि वोटर भी कंफ्यूज्ड हैं और लोग बता रहे हैं कि नेताजी भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या स्थिति है? मतलब नींद आ रही है? 2 तो बज गया ऐसे ही। आकाश भाई, हाँ, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मेरे पिता का कुर्सी है, और दावे के साथ बोलता हूँ चुनाव जीत रहा हूँ। कोई जयराम आ जाए, कोई रविंद्र पांडे आ जाए, मेरे बारे में कितना भी उल्टा सीधा बोल दे, और आज जब उन्होंने बोल दिया है कि बॉडीगार्ड्स मिले, भैया बॉडीगार्ड सिक्योरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी असेसमेंट के आधार पर मिलती है। लेकिन शायद जयराम मातो जी को उसको पता नहीं कि वो स्पेशल ब्रांच का एक असेसमेंट होता है जिसमें वो थ्रेट परसेप्शंस को मेजर करते हैं कि भैया किसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, किसको नहीं है। ठीक है, जयराम मातो के बोलने से और नहीं बोलने से मैं कुछ नहीं हो जाऊंगा। दूसरा चीज़, वो मेरे को कोयला चोर बोलने या क्या बोलने, बेरमो की जनता जानती है, कुल इंडिया का परिवार जानता है और लोग जानते हैं वो क्या है। जयराम किनका वोट काट रहे हैं बेरमो में? आपका काट रहे हैं, रविंद्र पांडे का काट रहे हैं, या फिर वे स्वयं अपनी जनाधार को स्थापित कर रहे हैं? क्या लग रहा है? आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप जयराम साक्षात अपने जनाधार को स्थापित कर रहे हैं।
जयराम आए थे यहाँ पर माइनॉरिटी को बरगलाने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी उनसे बरगलाई नहीं, वो ठीक अपने रास्ते पे हो गई। अब क्योंकि वो लड़ाई जयराम ने छेड़ दिया था, तो अब तो जयराम कंप्लीट बीजेपी का वोट काट रहा है, कंप्लीट। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी समर्थक हैं वो सब बीजेपी के हैं जो जयराम के साथ हैं। लेकिन जयराम के समर्थक ये भी सवाल उठा रहे हैं, और खास करके ये मुद्दा मुसलमान समाज के बीच इसको प्रसारित भी किया जा रहा है, और ये मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं जो मेरे तक आए हैं कि भाई अनूप सिंह कांग्रेस के विधायक हैं पर पार्टी लाइन से बाहर आकर काम करते हैं। जैसे उसके दो एग्जाम्पल मेरे सामने दिए गए। पहला ये कि जब राम मंदिर का उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, तब ऐसा लगा कि बेरमो भगवामय हो गया, जबकि विधायक तो ये मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ कि भाई कांग्रेस के नेताओं के दीनदयाल उपाध्याय का चौक बनवा रहे हैं, तो इससे मुसलमान कौम में एक मैसेज गया कि बात ये है कि मुसलमान कभी भी दीनदयाल उपाध्याय जी से नफरत नहीं करता, मुसलमान कभी भी जय श्री राम से नफरत नहीं करता, मुसलमान उनसे नफरत करता है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता। पहला बात तो ये। दूसरा बात, जयराम अगर ये बात बोल रहे हैं या जयराम के लोग ये बात बोल रहे हैं तो उनको बेरमो की भौगोलिक स्थिति मालूम नहीं है। नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए कि रविंदर पांडे ने और बाटुल जी ने बेरमो में कितना मंदिर बनाया है। अगर कोई भी मंदिर ढूंढिएगा उसके सामने खड़े हो जाइएगा तो बोलेंगे राजेंद्र बाबू या अनूप सिंह ने बनाया, उसमें सहयोग मिला है। मुसलमान रह गई बात कि बीजेपी से मुझे अपने धर्म का सीख नहीं पढ़ना होगा। मैं आज भी घर से निकलता हूँ, प्रत्येक दिन निकलता हूँ, पर डे का फुटेज उठा के देख लीजिए, पर डे का ट्वीट उठा के देख लीजिए, मेरे माथे पे टीका रहता है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी क्या बोलती है, मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मैं सनातनी, मैं पैदा हुआ हूँ और सनातनी होने का धर्म मुझे निभाना है। तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। दूसरा चीज़, राम मंदिर बना तो बीजेपी ने नहीं बनाया। अगर बीजेपी ने बनाया होता और बीजेपी ने उसका आदेश दिया होता तो हिंदुस्तान में दंगे हो गए होते। राम मंदिर न्यायालय ने आदेश दिया, इसलिए मुसलमानों ने भी माना और उसका भी मस्जिद बना और श्री राम का मंदिर भी बना। मतलब परसेप्शन तो ये है ना कि बीजेपी उस राम मंदिर के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी और इसके बाद वो मामला कोर्ट में गया और इसके बाद उनके मैनिफेस्टो बीजेपी ने लड़ाई नहीं लड़ा। हाँ, बिल्कुल राम भक्तों ने नहीं उनके मैनिफेस्टो में, लेकिन प्रमुखता से मैनिफेस्टो में कोई भी चिपका दे, बीजेपी ने लड़ाई लड़ा, अयोध्या की बोर्ड ने लड़ाई लड़ा, अयोध्या राम मंदिर बोर्ड ने लड़ाई लड़ा। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अयोध्या राम बोर्ड। और है तो क्यों नहीं राम मंदिर बना दिया अपने पैसे से, क्यों बोर्ड के पैसे से मंदिर बनाए, ये भी देखना होगा ना। और आपने तो बनाया भी नहीं और बिना गुम्बद के पूजा कर दिया, वो भी पितृपक्ष में पूजा कर दिया। पितृपक्ष में कौन सा घर का गृह प्रवेश होता है, कौन सा मंदिर का आपको प्राण प्रतिष्ठा होता है, आपने कर दिया। मतलब अनूप सिंह ये कह रहे हैं कि मुसलमान उनसे बिल्कुल नाराज नहीं। मुसलमान क्यों नाराज होंगे, मुसलमान क्यों नाराज होंगे? जब तक मैं संविधान का पालन कर रहा हूँ मुसलमान नहीं नाराज होंगे। और रह गई बात कि जय श्री राम मंदिर के बनने पर मैंने जो पाठ कराया या भोजन कराया, भैया भगवान का पूजा हो रहा है तो उसमें एक हिंदू कैसे पीछे रह जाए। मुझे भी तो, अब कल को मुहर्रम होता है, बकरीद होता है, तो मुसलमान भाई लोग पीछे हटते हैं तो वो ना हमें रोकते हैं ना हम उन्हें रोकते हैं। और अमित शाह बड़े चालाक नेता हैं भाई, कंसोलिडेट दोनों तरफ के वोटर को कर रहे हैं। अमित शाह से क्यों नहीं जाके पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में भाषण देने के समय ये क्यों बोलते हैं कि भैया हम 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, एक मुहर्रम पे देंगे, एक बकरीद पे देंगे। ओम बिरला से जाके क्यों नहीं पूछते हैं कि उनकी बेटी परसों एक रिजवान से शादी कर ली। मुरली मनोहर जैसी के परिवार से क्यों नहीं पूछते हैं कि कौन से मुसलमान दामाद को उतारा। ये भी तो पूछना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सवाल बहुत जायज कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछते? ओम बिरला जी की बेटी ने परसों किससे शादी किया, ये कोई नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं भाई? आपको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता? सर मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, कल को भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को मानने लगे ना तो मुसलमान उन्हें भी वोट देने लगेगा। और मुसलमान कोई कांग्रेस को वोट नहीं देता है, मुसलमान उसे वोट देता है जो संविधान ना मानने वाले पार्टी को हराए। बात बहुत साफ है। अच्छा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का असर है आपके क्षेत्र में? मतलब लोग कह रहे हैं कि इसका असर हो रहा है झारखंड से लेके मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक में। आपको लग रहा है बेरमो में इसका कटोगे के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा।
लेकिन मैं बेरमो की जनता को, झारखंड की जनता को ये बात बोलना चाहता हूँ, एक रहो, सेफ रहो, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान पर रहो। ये एक रहो सेफ रहो का नारा जो है वो केशव प्रसाद मौर्य भी दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे वाला हमारा नारा नहीं है, लेकिन एक रहेंगे सेफ रहेंगे ये वाला नारा हमारा। कैसे नहीं तो बटोगे तो कटोगे, तो केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री आते हैं। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये नारा है, लेकिन तो एक रैंक मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी हाँ योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। नहीं मान रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे ये प्रधानमंत्री ने दिया, इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो योगी आदित्यनाथ ने दिया। हेमंत विश्व क्या बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री नहीं है। ये नारा कैसा लगता है अनूप सिंह को, एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला नारा कैसा है? अपीलिंग है, मास अपीलिंग है, इसका मैं असर? बोल रहा हूँ एक रहो, सेफ रहो, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान पर रहो। हाँ ये जो नारा इन लोग दे रहे हैं, एक रहो, सेफ रहो, बटोगे तो कटोगे, ये बाबा साहब को गाली देने वाला नारा है। हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, और मैंने जो बोला एक रहो, सेफ रहो, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान पे रहो, वो इसलिए बोला है क्योंकि जब जब लोग ऐसे नारे लेकर आते हैं, जब जब लोग समाज को बांटते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में बांटे, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटे, चाहे एसटी ओबीसी में बांटे, चाहे एससी कम्युनिटी को किसी और से बांटे, तब तब जो नारा देते हैं ना, वही राज करते हैं। मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, मोदी ने राज किया, और अब जयराम महाराज करने की बात कर रहे हैं। ठीक। हाल में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आपकी सीट से बेरमो से सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी वर्तमान सांसद ने ठीक ठाक लीड यहाँ से लेके गई। आपको लगता है कि एक उसका भी असर होता है विधानसभा चुनाव में, और एक मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही है कि एक बड़ी लीड वहाँ से मैं लेके? कंप्लीट इसको गलत मानता हूँ। हाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता है। टोटली अलग पैटर्न है। हाँ लोकसभा में हिंदुस्तान का मुद्दा ज़्यादा रहता है, हाँ। और विधानसभा में व्यक्तिगत मुद्दा और व्यक्तिगत संबंध ज़्यादा रहता तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपके जो वोटर हैं आपके विधानसभा के, वे बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपके वोटर बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और विधानसभा के चुनाव में चूंकि ये पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वोटर्स हाँ उनको पसंद करते हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। यही कारण रहा हाँ कि जयराम से प्रोटेक्शन पाने के लिए हाँ लोगों ने चंद्र प्रकाश चौधरी को आखिरी में चुनना पसंद किया, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट लोकसभा में तैयार हो गया था कि चंद्र प्रकाश चौधरी वर्सेस जयराम है। अच्छा, और इसलिए लोग मथुरा महतो को उतनी ज़्यादा अंतर से यहाँ पे चुनाव नहीं, लीड नहीं दे पाए। जी, और उसका एक ये भी कारण रहा कि 90,000 वोट जयराम को डुमरी में से मिला था, तो मथुरा प्रसाद महतो जी का वहाँ पे थोड़ा वोट परसेंटेज पीछे आया। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि लोगों को सुरक्षित कौन रखेगा, लोगों को तंग कौन नहीं करेगा, लोगों के बीच में एक आपसी प्यार, एक आपसी संबंध के साथ कौन रहेगा। अनूप सिंह के लिए चुनाव में, इस बार के चुनाव में ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन है? मतलब रविंद्र पांडे हैं या फिर जयराम महतो? मतलब टसल किनके साथ है? रविंद्र पांडे तीसरे नंबर पर। अच्छा, आप जयराम महतो को दूसरे नंबर पे मान रहे हैं? जी, मैं जयराम महतो को दूसरे नंबर पे मान रहा हूँ, लेकिन मैं जयराम महतो को उस वोट परसेंटेज से कम मान रहा हूँ जो जयराम महतो को लोकसभा में मिला था। इस बार जयराम महतो 55,000 वोट भी नहीं पार कर पाएंगे। आप कितने के वोट के अंतर से, अगर आप अपनी संभावनाएं जीत को लेकर? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 40,000 से जीतूंगा, 40 से 50,000 से कम से नहीं जीतूंगा। और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 5 से 8,000 के अंतर में यहाँ तो जीत और हार तय हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव तो आप नहीं बना रहे अपने वोटरों पे कि भाई? मैं क्यों बनाऊंगा? एक बात बताइए, मेरे पिता आखिरी चुनाव लड़े, 25,000 से जीते, और शायद आपने मेरे पिता के बारे में स्टडी अच्छा किया है, लेकिन मेरे पिता जब चुनाव लड़े और जब भारतीय जनता पार्टी से नॉन ओबीसी कास्ट लड़ा, तब भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट्स आए वो आप पता कर सकते हैं। आपको तीसरे नंबर पर वो मिलेंगे। और अब तो जयराम आए, जयराम जिस दिन आए थे उसी दिन मैं चुनाव जीत गया था, क्योंकि मुझे मालूम था वो अपनी संस्कार को दिखाएंगे और जनता फिर से सोचने पे मजबूर होगी कि जिस बग्या को राजेंद्र बाबू ने सींचा, जिस बग्या को लालचंद महतो ने सींचा,
जिस बगिया को चंद्रप्रकाश चौधरी अभी सींचने का काम कर रहे हैं, जिस बगिया को आपको पंडित बिंदेश्वरी दुबे ने बनाया, जिस बगिया को मुरारी पांडे जी ने सींचा, जिस बगिया को रामदास बाबू ने सींचा, जिस बगिया को रामधार बाबू ने सींचा, ये सब अभिभावक थे हमारे। जिस बगिया को शिवा मातो ने सींचा, जिस बगिया को सफ़ी खान जी ने सींचा, उस बगिया को बर्बाद करने के लिए, और मैं उसको तो क्या बोलूं, उसने खुद ही अपना नाम क्या रखा हुआ है आपको मालूम है, और बगिया बर्बाद कौन करता है वो आपको भी मालूम है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक आखिरी सवाल, यहाँ से बाटुल जी चुनाव लड़ते रहे हैं आपके पिताजी के खिलाफ। हालांकि आपके पिताजी 1985 से लगातार यहाँ से चुनाव लड़े, 6 बार विधायक चुने गए, 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 6 बार वे विधानसभा पहुँचे और उसके बाद 3 बार मंत्री भी बने। इस बार बाटुल जी के चुनाव में नहीं होने से महतो वोट डाइवर्ट हो रहे हैं क्या? इसकी संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है ना कि महतो वोट की बात नहीं है, बेरमो एक परिवार है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। वो तो ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर की बात ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी है। जिस दिन आप वोटिंग पैटर्न खुलेगा आप देख लीजिएगा, तुरियो नीचे, तुरियो ऊपर, तुरियो तारमी, अमलो बस्ती, आपको बैतकारो, आप देख लीजिएगा जिस दिन वोट खुलेगा, वहाँ पे भी कुर्मी वोटर्स रहते हैं, लेकिन हमारे को वोट आता है क्योंकि हमारा संबंध वैसा है। आप देख लीजिएगा, बात कुर्मी वोटर्स और महतो वोटर्स की नहीं है, बात यहाँ पे बहुत साफ है कि बेरमो को सुरक्षित कौन रखेगा। बाटुल जी भी विधायक रहे, लेकिन बाटुल जी ने कभी भी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इनके वोटर्स को बेइज्जत करने का काम नहीं किया, इनको द्वेष की नज़र से देखने का काम नहीं किया। अब जयराम जी आए हैं तो लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं अनूप सिंह बड़ी चालाकी से ये पूरी लड़ाई जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी मुख्य लड़ाई रविंद्र पांडे से है, लेकिन चूंकि वो ज्यादा फुटेज जयराम को दे रहे हैं, इसलिए मामला लोगों को की बात नहीं है, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ। हाँ। आप पूरे आदिवासी इलाके में चले जाइए, वहाँ पे बस कांग्रेस का झंडा रहेगा, ठीक है। पूरे माइनॉरिटी बेल्ट में चले जाइए, कुछ दिन पहले तक जो यूथ थे वो थोड़ा डाइवर्टेड थे जयराम के प्रति, लेकिन जब उनको समझ में आया कि हम हिंदुस्तान में संविधान के प्रति हक की लड़ाई की बात करते हैं और उसी संविधान को हम कुचल के यहाँ पे माटी की बात कर रहे हैं, और जयराम हम जैसे माइनॉरिटी के लोगों को शहीद कर रहा है डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाने के लिए बीजेपी को। और अभी तो आपने एक पैटर्न भी देखा होगा, न्यूज़ 11 में चल रहा था, ऊपर न्यूज़ 11 लिखा हुआ था और फिर जयराम का फोटो बना हुआ था, उसमें चल रहा था कि जहाँ जहाँ JKLM नहीं है वहाँ पे बीजेपी को वोट दे दो, जयराम का फोटो बना हुआ था। अब वो किसने एडिट किया या न्यूज़ 11 के ऑफिस से निकला ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चल रहा था। तो वहाँ मुसलमानों को दे रहे हैं जहाँ पर महागठबंधन के लोग जीतने वाले हैं। तो आप चले जाइए मुसलमान बेल्ट में, आपको कांग्रेस का झंडा मिलेगा, आदिवासी बेल्ट में चले जाइए कांग्रेस का झंडा मिलेगा, ST कम्युनिटी, SC कम्युनिटी में चले जाइए कांग्रेस का झंडा मिलेगा, ST में चले जाइए कांग्रेस का झंडा, राजद का झंडा, JMM का झंडा, आदिवासी पूरा कंप्लीट मेरी तरफ है। अच्छा। तो आखिर आप खुद बता दीजिए ना कि पांडे जी को वोट आ रहा है तो आ किधर से रह रहा है। कुमार वोट्स, प्रजापति वोट, आपने बाटुल जी का टिकट काट दिया, तो क्या लगता है कि पूरे झारखंड बिहार में एकमात्र विधायक थे जो कुमार प्रजाति से आते थे, कुमार जाति से आते थे, उनको आपने टिकट काट दिया, उनके लोग आपको वोट देंगे? क्या आपको लगता है? और बाटुल जी योगी जी के मंच पर क्यों नहीं आए? फिर बनवाल समाज वो पूरा आपको शिफ्ट है, तो आखिर पांडे जी को वोट कौन दे रहा है? तो लड़ाई मेरे में और जयराम में नहीं है, तो पांडे जी को वोट कौन दे रहा है? लड़ाई मेरे और जयराम में भी नहीं है, जयराम दूसरे पर है, मैं पहले पर हूँ, और आप देखिएगा यही होने वाला है। 23 को तो नतीजे आने ही हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल और जस्ट इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। 5 लाख नौकरियों का सवाल था और दावा था, हालांकि 2019 में आप चुनाव में नहीं थे, आपके पिताजी ने ये चुनाव जीता था, इसके बाद हुए उपचुनाव में फिर आपने चुनाव जीता। वादा था कि पहले ही साल में एक बड़े स्तर पर नियुक्ति होगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 12,000 साढ़े 12,000 के आसपास सरकारी नियुक्तियां हुई, जो सरकारी आंकड़ा है। युवाओं को कैसे समझा रहे हैं अनूप सिंह? आप भी एक विधायक हैं और यंगेस्ट विधायकों में से एक हैं। युवाओं का जो सवाल है, उन सवालों को कैसे टैकल कर पा रहे हैं आप?
क्योंकि ये एक बड़ी समस्या, हम लोग विधानसभा घूम रहे हैं। हेमंत सोरेन के आपको लगता है चूक हुई है देखिए नियुक्तियों के मैं मामले आपको बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड को पटरी पे लाया गया है। हम जब आए थे तो कोष खाली था। उसके बाद हमारा जीएसटी का पैसा 1,76,000 करोड़ रुपए रख लिया गया। सरकार को अगर नियुक्तियां निकालनी होती है तो सरकार को अपना कोष भी देखना होता है कि आप पैसा कहाँ से उसको दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि हम कोरोना काल में फंसे, 2.5 साल हमारा वहाँ बर्बाद हुआ। बीच में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकार को टर्न डाउन करने का काम किया गया, उसमें हम बर्बाद हुए। फिर हमारे सीएम को अंदर डालने गया। उसके बाद भी सरकार ने जो काम किए, पुलिसकर्मियों का मानदेय बढ़ाया, आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाया, आपको जल सैया को मानदेय बढ़ाया, पशु लाभुकों को मानदेय बढ़ाया, पारा शिक्षक 90,000 पारा शिक्षकों को परमानेंट किया गया, आपको अस्थाई पुलिसकर्मी को परमानेंट किया गया, आपको एएनएम की बहाली निकाली गई, चौकीदार की बहाली निकाली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, परिस्थितियाँ कुछ बोल के तो आप किसको मालूम था कोरोना काल आ जाएगा। वो कहते हैं 5 लाख में नहीं, कम से कम 1 लाख भी तो देते। एटलीस्ट ये बहुत छोटा आंकड़ा है। एक तो जो सपने दिखाए गए, उस सपने के बिना पर अगर आप इस आंकड़े को देख रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री सृजन योजना भी देखें कि मुख्यमंत्री सृजन योजना से कितने युवाओं को अपना एंटरप्रेन्योरशिप करने का मौका मिला। पर इन्हीं योजनाओं के इन्हीं युवाओं ने अपनी जान भी गंवाई उत्पाद सिपाही मामले में। फिर उसको भी देखना होगा, क्योंकि वो आंकड़े बड़े हैं। फिर ये भी सरकार की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया गया कि भाई 1 मौत 2 मौत 3 मौतें हुई, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और जब बीजेपी सड़कों पर आई, इसके बाद मुआवजे का ऐलान करना पड़ा, और तब तक मुख्यमंत्री जी चुप थे इसको लेकर। तो एक जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, तो एक भारी नाराजगी युवाओं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनूप सिंह जब चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का, तो युवा थोड़े डायलेमा में है कि इस बार क्या करें। अनूप सिंह के क्षेत्र में युवा जानते हैं इस बात को कि ये जितने भी एरिया है मेरे यहाँ, ये एक्वायर्ड ज़मीन है सेंट्रल उद्योगों के द्वारा, और ये कांग्रेस के द्वारा लगाया हुआ है। चाहे सीटीपीएस, बीटीपीएस, आईएल, टीवीएनएल, बारूद फैक्ट्री, बोकारो स्टील प्लांट, बीआरएल, ये सब जो है कठारा, ढोरी, बीएनके, ये सब कांग्रेस ने बनाया। और आज कांग्रेस के चलते लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। उनके दादा परदादाओं को नौकरी मिली और पेंशन मिला, तब वो लोग बसे हुए हैं। और हमें अगर इस यहाँ पे उद्योग लगाना है तो हमें केंद्र में सरकार चाहिए। मेरे विधानसभा में कोई भी उद्योग बिना केंद्र के परमिशन के नहीं लग सकता, क्योंकि हम एक्वायर्ड ज़मीन पर हैं। और उस ज़मीन के एवज में, गैर मंजूरा ज़मीन के एवज में जो कांग्रेस के शासन में पट्टा मिला था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लेने का काम किया। 5 पीढ़ी जो नौकरी का वेट कर रही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने खारिज करने का काम किया कि गैर मंजूरा ज़मीन पर अब नौकरी नहीं देंगे। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। और जहाँ तक आप एग्जामिनेशंस कंडक्शंस की बात कर रहे हैं, पहले एग्जामिनेशंस कौन लेता था? मैं तो सीएम साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में सरकार का अपना खुद का एग्जामिनेशन सेंटर्स होने चाहिए। 5,000 कंप्यूटर के, 10,000 कंप्यूटर्स के खुद के सेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट खुद कराती थी एग्ज़ाम्स को। मेरा ये कहने का मतलब है, आयोग होती थी लेकिन कंडक्ट कराने लोग भी सरकारी होते थे। अब 2014 के बाद कंडक्ट कराने वाले लोग आउटसोर्स पे बहाल हो रहे हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स को परमिशन दे दिया गया है। आयोग में तो आपके लोग हैं ना, और फिर आयोग में जब आपके लोग हैं, वही लोग तो रिजल्ट भी जारी नहीं कर रहे, उनके सीट बेचने का उन पर आरोप भी लग रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग हमारी है, लेकिन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराने वाला सेंटर है, उसको ऑथराइज केंद्र सरकार करती है। जब केंद्र सरकार के द्वारा सेंटर्स ऑथराइज हो रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो एग्जामिनेशन सेंटर्स लिए जा रहे थे, उनको आप प्राइवेट लोग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो चूक होगी। वैसे सिर्फ नौकरियों में आउटसोर्सिंग का मसला नहीं है, फिर तो हेल्थ सेक्टर में भी आपको आउटसोर्सिंग का मामला देखना होगा, जहां पे हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 में ये वादा किया था कि जितने भी लोग इस तरीके से काम करें उनको नियमित करेंगे। फिर तो आप ही की सरकार ने एक तरह से वादा किया। सच्चाई है कि मेरी पिता की सरकार थी जिन्होंने 3800 नर्सेस को, और हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3800 नर्सेस को परमानेंट किया था। उसके बाद आज तक नर्सेस का वो नहीं हुआ। अभी फिर से जाके हेमंत सोरेन ने एएनएम को बहाल किया।
हमने डीएमएफटी मद से विभिन्न जिलाओं में डॉक्टर्स और नर्सेज की बहाली की। 3800 नर्सेज मेरे पिता और हेमंत सोरेन ने बहाल किया था, उन्हें परमानेंट किया था। ये किसी और सरकार की देन नहीं है। आप समझ सकते हैं, परिस्थितियाँ की बात होती है। और झारखंड राज्य को पहला मुख्यमंत्री बनाया जिसने धरातल पर जाकर काम किया है। सरकार बन रही है आप लोगों की? 110% कोई शक ही नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि आप चूक रहे हैं, आप लोग मतलब जो राजनीतिक मौसम विज्ञानी हैं वो तो राजनीति और मौसम उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही सीट इस बार घट रही है। मतलब अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, किसकी सीट घटेगी किसकी नहीं घटेगी ये मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि हेमंत सोरेन वापस आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। कोल्हान में कुछ समस्याएं हैं आप लोगों को? कुछ कोल्हान में समस्या नहीं है, ना संताल में, ना कोल्हान में, ना कोयलांचल में, कहीं नहीं। चलिए, तो ये पूरी बातचीत हमारे साथ हुई। हालांकि ये गुफ्तगू इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जो हालिया घटनाक्रम हुआ उस पर इनका यानी कि अनूप सिंह का टेक भी जानना ज़रूरी था। जयराम महतो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अनूप सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे 23 को आएंगे और इसके बाद ही यह पता चलेगा कि बेरमो में कौन अगला विधायक होता है और सरकार आखिरकार झारखंड में किसकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, रात के 2:30 बज रहे हैं और आपने समय दिया है, कल आपको यात्राओं में भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।